हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन शाह। फ्रेंड्स, यूपी स्टेट की नोटिफिकेशन आई है और ये नोटिफिकेशन कम्प्लीटली हिंदी में है, प्योर हिंदी में है। सो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को एक तो ये नोटिफिकेशन समझने में थोड़ी सी मुश्किलात आ रही है और साथ में ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि नीट पीजी 2023 काउंसलिंग जो यूपी होने वाली है, यूपी की जो काउंसलिंग होने वाली है, उसकी ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स इस नोटिफिकेशन में दी गई है। सो इफ यू अंडरस्टैंड दिस नोटिफिकेशन कंप्लीटली, यू विल कम टू नो दैट कि आपके ऑलमोस्ट नीट पीजी 2023 यूपी काउंसलिंग के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि इसमें सीट मैट्रिक्स के बारे स्टेट मेरिट लिस्ट के बारे में बताया गया है, ब्राउचर के बारे में बताया गया है कि कब ब्राउचर जो है वो कब आ सकती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताई गई है, बॉन्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, फीस के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, फिर यूपी काउंसलिंग टाइम टेबल के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, स्केड्यूल के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से स्टूडेंट्स नॉन एलिजिबल है, नॉट एलिजिबल है फॉर स्टेट कोटा सीट्स, फिर आप अगर सीट्स आपको मिलती है तो एडमिशन प्रोसीजर क्या रह सकती है, किस तरीके से आपको एडमिशन लेनी है, या फिर अगर आपको मिली हुई सीट को रिजाइन भी करना है तो किस तरीके से आप रिजाइन कर सकते हो। तो इन टोटल अगर हम देखें तो इस नोटिफिकेशन में यू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन गिवन रिगार्डिंग यूपी नीट पीजी 2023 काउंसलिंग। सो सिंपल वर्ड्स में वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें दी गई है और उनका क्या मतलब है, राइट। और इसके बाद फिर कुछ और चीजों पे भी हम आएंगे, लाइक अभी जो है फिलहाल क्या क्या अपडेट्स चल रही है। सबसे पहले यूपी नोटिफिकेशन की बात करें तो स्टेट मेरिट लिस्ट के बारे में फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि स्टेट मेरिट लिस्ट यूपी की जो है वो प्रिपेयर होगी, और वो जो प्रिपेयर होगी उसकी वो जब स्टेट मेरिट लिस्ट जो प्रिपेयर होती है वो जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगी तब तक स्टेट मेरिट लिस्ट प्रिपेयर नहीं हो सकती। दैट मीन्स कि एक बार जब रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होगी यूपी नीट पीजी काउंसलिंग के लिए, राउंड 1 काउंसलिंग के लिए, तो उसमें जब स्टूडेंट्स रजिस्टर करेंगे तो उस रजिस्टर करने के बाद नंबर जिन भी स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया होगा उन्हीं की स्टेट मेरिट लिस्ट में नाम रहेगी और उसी के बेसिस पे उनकी रैंकिंग स्टेट रैंक रहेगी। सो ये जो है स्टेट मेरिट लिस्ट वो रजिस्ट्रेशन के बाद जो है वो पब्लिश की जाएगी। ब्राउचर के बारे में बताया गया है कि ब्राउचर अभी तक पब्लिश हुई नहीं है, विल बी नोटिफाइड लेटर। जैसे जैसे ही इस पर कोई टाइम टेबल स्केड्यूल आने से पहले इसकी ब्राउचर जो है वो पब्लिश की जाएगी। लेकिन ब्राउचर में भी आप देखोगे ना तो वो सारी नोटिफिकेशन वो सारी इंफॉर्मेशन ही रहती है जो इन्होंने इस नोटिफिकेशन में दी है। सो इस नोटिफिकेशन को अगर आप समझ जाते हो तो ऑलमोस्ट 99% जो है वो आप इसके ब्राउचर के कंटेंट को समझ सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सिंपल सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि 11 अगस्त 2023 तक से पहले या उस दिन तक आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप यूपी नीट पीजी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे। नीट पीजी 2023 क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होने चाहिए। जब रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होगी तो आपको upneet.gov.in पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो फिर आप उसकी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अच्छा, एएमयू और बीएचयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को छोड़ करके यूपी स्टेट में जितने भी प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या डीम्ड यूनिवर्सिटी, अगर उससे आपकी एमबीबीएस कंप्लीट हुई है तो आप स्टेट कोटा 50% जो गवर्नमेंट सीट्स हैं उसके लिए एलिजिबल रहोगे। इससे पहले संतोष मेडिकल कॉलेज जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी थी, उससे वो भी उससे अगर किसी ने किया होता एमबीबीएस तो वो भी स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल नहीं होते थे। बट अब जो है वो संतोष मेडिकल कॉलेज से भी अगर आपने किया है तो आप स्टेट कोटा 50% सीट्स के लिए एलिजिबल हो। एफएमजी कैंडिडेट्स के लिए दिया गया है कि आपको एफएमजी एग्जाम जो है वो क्वालिफाई करनी होगी और आपका जो है रजिस्ट्रेशन वो एमसीए रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी आप यूपी की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे। इन सर्विस कैंडिडेट्स के लिए अप टू 30% मार्क्स जो है वो इंसेंटिव मार्क्स दिए जाते हैं डिपेंडिंग ऑन उनकी सर्विस कितने साल की है। अगर 2 साल की सर्विस है तो अप टू 20% मार्क्स दी जाएगी, और अगर 3 साल या उससे ज्यादा की सर्विस है तो अप टू 30% मार्क्स इंसेंटिव मार्क्स दी जाएगी, और उसके बेसिस पे फिर उनकी स्टेट में रैंकिंग बनेगी। डीएनबी की जो सीट्स होगी जो स्टेट कोटे में आती है, डीएनबी की सीटें स्टेट कोटे में भी आती है, तो जो स्टेट कोटे की डीएनबी की सीट्स होंगी उसके लिए सिर्फ इन सर्विस कैंडिडेट्स ही एलिजिबल रहेंगे, नॉन इन सर्विस कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं रहेंगे। जिसने
किसी ब्रांच में डिप्लोमा किया है, मतलब एमबीबीएस करने के बाद अगर कोई स्टूडेंट है जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ हो तो उनको डिग्री करने के लिए सेम ब्रांच से ही उनको डिग्री करनी होगी, दूसरे ब्रांच से वो डिग्री नहीं कर सकते। तो ये एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। कौन कौन से स्टूडेंट्स नॉन एलिजिबल हैं? वैसे स्टूडेंट्स जो एमडीएमएस कर रहे हैं या कर चुके हैं, वैसे स्टूडेंट्स यूपी स्टेट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी एमबीबीएस एएमयू या बीएचयू से की है वो यूपी स्टेट कोटा काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होंगे 50% गवर्नमेंट सीट्स के लिए, वेयर जो प्राइवेट सीट्स हैं उसके लिए वो एलिजिबल रहेंगे। यूपी काउंसलिंग की टाइम टेबल स्केड्यूल के बारे में बताया गया है कि वो जल्द से जल्द गवर्नमेंट की तरफ से उस पर डिसीजन लिया जाएगा और टाइम टेबल या स्केड्यूल जो है वो पब्लिश की जाएगी, अभी तक पब्लिश नहीं की गई है। रजिस्ट्रेशन फीस, जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहां पे आपको एक रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट करनी होती है और एक सिक्योरिटी अमाउंट पेमेंट करनी होती है। तो रजिस्ट्रेशन फीस कॉमन है, फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड के लिए 3000 रुपीज आपको रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करने होंगे। और जब थर्ड राउंड में आप जाओगे, अगर आपको राउंड 2 तक सीट नहीं मिलती, आप थर्ड राउंड तक जाते हो और थर्ड राउंड में आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो उस टाइम में आपको 2000 रुपीज की रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करने होते हैं। और ये चार्जेस जो है ये नॉन रिफंडेबल है, ये आपको वापस नहीं की जाती है। इसी के साथ मैंने दूसरा अमाउंट जो आपको बताया वो बताया कि सिक्योरिटी अमाउंट होती है। सो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको 30,000 रुपीज की सिक्योरिटी अमाउंट लगेगी, वेयर एज अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट के लिए भी अप्लाई कर रहे हो तो आपको 2 लाख रुपीज की रिफंडेबल फीस जो है सिक्योरिटी अमाउंट वो आपको लगेगी। दैट मीन्स कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर रहे हो राउंड 1 में तो आपको टोटल 33,000 रुपीज के चार्जेस लगेंगे, 30,000 रुपीज सिक्योरिटी अमाउंट और 3,000 रुपीज जो है वो रजिस्ट्रेशन चार्जेस। बट अगर आप गवर्नमेंट के साथ प्राइवेट के लिए भी अप्लाई कर रहे हो तो आपको 2,03,000 रुपीज लगेगी, जिसमें 2 लाख रुपीज सिक्योरिटी अमाउंट लगेगी और 3,000 रुपीज रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगेंगे। और ये पूरी की पूरी अमाउंट जो है वो ऑनलाइन पे होगी, यूपी की काउंसलिंग कंप्लीटली ऑनलाइन होगी। अच्छा, कुछ रूल्स भी हैं। इफ अलॉटेड एंड नॉट ज्वाइंट देन फॉरफिटेड, राइट। अगर आपको राउंड 1 काउंसलिंग में सीट मिल जाती है और आप उस सीट को ज्वाइन नहीं करते हो तो इररिस्पेक्टिव ऑफ फ्री एग्जिट तो वहां पे है ही नहीं, यूपी में फ्री एग्जिट नहीं है। सो अगर आपको राउंड 1 काउंसलिंग में सीट मिल जाती है और आप उस सीट को ज्वाइन नहीं करते हो तो आपने जो सिक्योरिटी अमाउंट 2 लाख रुपीज का पे किया है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन वो आपकी फॉरफिट हो जाएगी, वो आपको रिफंड नहीं की जाएगी। अगर आपको अलॉट नहीं होती है, इफ नॉट अलॉटेड देन रिफंडेड टू सेम अकाउंट, यस दैट्स राइट। अगर आपको सीट ही नहीं मिलती है, आपको कोई सीट अलॉट नहीं होती है, इन दैट केस आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है विच इज रिफंडेबल, जो कि 2 लाख रुपए की या 30,000 रुपए की गवर्नमेंट के लिए, ये अमाउंट आपको वापस कर दी जाएगी, उसी बैंक अकाउंट में वापस की जाएगी जिस बैंक अकाउंट से आपने पेमेंट किया था। सिमिलरली रिजर्वेशन पॉलिसीज की बात करें तो रिजर्वेशन पॉलिसीज जो है वो सिंपल है। ओबीसी के लिए 27% सीट्स रिजर्व है गवर्नमेंट में, प्राइवेट में कोई सीट रिजर्व नहीं है, प्राइवेट में सिर्फ माइनॉरिटी नॉन माइनॉरिटी की सीट्स है। सो गवर्नमेंट में बात करें तो 27% ओबीसी के लिए रिजर्व है, एससी कैंडिडेट के लिए 21%, एसटी के लिए 2% एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 10% सीट्स रिजर्व है। काउंसलिंग अलॉटमेंट प्रोसेस की बात करें तो टाइम टेबल अभी तक जो है काउंसलिंग की अलॉटमेंट प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, सो अभी तक तो टाइम टेबल आई नहीं है। सो एज सुन एज टाइम टेबल पब्लिश की जाती है दैट विल बी इन्फॉर्म टू यू, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। उसमें अगर राउंड 1 में आपको कोई सीट मिलती है और आप ज्वाइन नहीं करते हो तो एज आई टोल्ड यू कि आपकी सिक्योरिटी अमाउंट जो कि रिफंडेबल अमाउंट होती है, जो कि 2 लाख रुपीस की आप पे करते हो, वो अमाउंट आपकी जो है वो फॉरफिट हो जाएगी, दैट विल नॉट बी रिफंडेड टू यू, राइट। राउंड 1 रजिस्टर्ड कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन राउंड 2, या दैट्स राइट। अगर आपने राउंड 1 काउंसलिंग में आपने रजिस्टर किया, आपको सीट नहीं मिली, तो आप राउंड 2 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसके लिए आपको सेपरेटली रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, या रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, या फिर आप कह सकते हो कि सिक्योरिटी अमाउंट भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। सो आप राउंड 2 में सिंपली जा सकते हो, राइट। अपग्रेडेशन क्या है? अपग्रेडेशन रूल इज ओनली फॉर राउंड 2 काउंसलिंग। राउंड 1 में जो सीट मिलती है उस सीट को आप एक्सेप्ट करते हो, उस सीट पर आप एडमिशन लेते हो एंड आप राउंड 2 में दोबारा से चॉइस फिलिंग करते हो फॉर बेटर सीट। ऐसे केस में अगर आपको बेटर सीट मिल जाती है आपके अकॉर्डिंग तो उस बेटर सीट पर जाकर के आपको एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करनी होती है। अदरवाइज अगर आपको नहीं मिलती है तो आपने जो राउंड 1 काउंसलिंग की जो सीट है वो सीट आपके पास रिटेन रहती है, क्योंकि आपने उस पर एडमिशन लिया।
आपने उस पर एडमिशन लिया था। सो अगर आप ग्रेड नहीं होती है तो राउंड 1 वाली सीट आपकी फाइनल सीट होगी। अगर आपने एडमिशन अगर आपको अलॉट हो जाती है राउंड 2 में कोई अपग्रेडेड सीट, कोई बेटर सीट, तो जो न्यू सीट आपको मिलेगी उस सीट पर जाकर के आपको एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करना है, राइट। एक बात को समझना जरूरी है कि अपग्रेडेशन फैसिलिटी बिना राउंड 1 की जो भी सीट आपको मिली है उस पर एडमिशन लिए पॉसिबल नहीं है। अगर राउंड 1 में कोई सीट मिली, आपने उस पर एडमिशन लिया, तभी वो अपग्रेडेशन के लिए आप जा सकते हो, तभी वो अपग्रेडेशन माना जाएगा राउंड 2 के लिए, राइट। अगर आपने वो सीट नहीं ली तो फिर वो फ्री एग्जिट या फिर जो फॉरफीचर रूल है वो आप पे इम्पोज होती है। एडमिशन प्रोसीजर की बात करें तो 2 लाख रुपीज सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी रिफंडेड बट नॉट एडेड टू द फीस। दैट्स राइट कि 2 लाख रुपए जो आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे करते हो, जब आप एडमिशन लेने जाते हो, कोई भी सीट आपको मिलती है, आप एडमिशन लेने के लिए जाते हो, तो वहां पे आपको फीस पेमेंट करनी होती है। वहां पे एक क्वेश्चन उठता है कि क्या हमारे 2 लाख रुपए, जो 2 लाख रुपीज व्हाट वी हैव पेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन in the form of security amount, will that be added into the tuition fees? क्या वो ट्यूशन फीस में ऐड कर दी जाएगी? नहीं, वो नहीं की जाएगी। आपको ट्यूशन फीस पूरी देनी है। ये जो सिक्योरिटी अमाउंट आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिया, ये सिक्योरिटी अमाउंट आपको वापस रिफंड की जाएगी। सो ये अमाउंट आपकी फीस में ऐड नहीं होगी, राइट। जब आप एडमिशन लेने जाओगे तो जो आपको फीस देनी होती है वो डीडी के फॉर्म में देनी होती है। आपको डीडी देनी होती है अपनी ट्यूशन फीस की, और जो डीडी बनती है वो डायरेक्टर जनरल यूपी लखनऊ के नाम पे बनती है, और आपको नोडल सेंटर पे जाकर के देना होता है। नोडल सेंटर क्या है, कहाँ की क्या होने वाली है, वो सारी चीजें दी गई है इसमें, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। मॉप अप राउंड की जो रूल है वो थोड़ी सी अलग है। अगर मॉप अप राउंड काउंसलिंग में कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हो सकते हैं? मॉप अप राउंड काउंसलिंग जो यूपी की होती है उसमें सिर्फ वही स्टूडेंट एलिजिबल रहेंगे जिनको राउंड 1 या राउंड 2 में सीट नहीं मिली। अगर किसी भी स्टूडेंट को, जैसे मैं एक स्टूडेंट हूं, मुझे राउंड 1 या राउंड 2 में सीट मिली, मैंने उस सीट को छोड़ दी, तो मैं राउंड 3 के लिए एलिजिबल नहीं हूं। दैट मीन्स कि अगर किसी भी काउंसलिंग में आपको सीट सिर्फ मिल चुकी है, आपको अलॉट हो चुकी है, तो आप उस सीट पर एडमिशन लेते हो या नहीं लेते हो इसका कोई मतलब नहीं है। आप यूपी की राउंड 3 मॉप अप राउंड काउंसलिंग में एलिजिबल नहीं होगे, राइट। राउंड 1 या राउंड 2 में किसी स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया तो वो यूपी की मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। ये दूसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। कन्वर्शन रूल यूपी में, जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में देखते हैं कैटेगरीज की सीट होती है, और प्राइवेट कॉलेजेस में देखते हैं कि मिनॉरिटी और नॉन मिनॉरिटीज की सीट होती है। तो ये जो सीट्स होती है ना, ये लास्ट में अगर ये खाली बच जाती है तो इनको कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो कन्वर्शन रूल क्या है कि अगर गवर्नमेंट की सीटें बच जाती है तो जनरली वो सीट्स जो है, अगर पीडब्ल्यूडी की सीट बनी है, जैसे कि एसटी कैटेगरी के फिजिकल हैंडीकैप या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की कोई एक सीट बच जाती है, तो वो पहले एसटी में कन्वर्ट होती है, राइट। और ये चीजें जो है वो मॉप अप राउंड में होती है। सिमिलरली एसटी या एससी कैटेगरी की सीट अगर बच जाती है तो वो अनरिजर्व में कन्वर्ट होती है। अनरिजर्व में कन्वर्ट होती है मतलब एसटी वाली सीट एससी में कन्वर्ट होती है, सॉरी एसटी वाली सीट एससी में कन्वर्ट होती है, बट एससी ओबीसी या किसी और कैटेगरी की सीट बची तो वो सारी यूआर में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली अगर माइनॉरिटी की सीट की बात करें, क्योंकि माइनॉरिटी कॉलेजेस भी हैं यूपी में जिसमें मुस्लिम माइनॉरिटी की सीट्स है, जैन माइनॉरिटी की सीट्स है, सो ये सीटें अगर बच जाती है तो मॉप अप राउंड में इन सीट्स को यूआर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। मॉप अप राउंड में, दैट मीन्स कि मॉप अप राउंड में पहले वो चेक किया जाएगा कि उस माइनॉरिटी से स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं या नहीं। अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर लास्ट में उन सीट्स को यूआर में कन्वर्ट कर दी जाती है। रेजिग्नेशन लेटर की बात करें, मान लेते हैं आपको कोई सीट मिली, आपने उस पर एडमिशन लिया और अब आपको उस सीट को छोड़ना है, तो रेजिग्नेशन रूल जो है यूपी की उसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये 3 पार्ट में डिवाइड है। अगर आपने राउंड 2 काउंसलिंग की जो चॉइस फिलिंग की डेट रखी गई है उससे 3 दिन पहले तक आप उस सीट को छोड़ सकते हो। ऐसे केस में आप जो है आपकी सिक्योरिटी अमाउंट जो आपने 2 लाख की दी है वो फॉरफिट हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे राउंड 1 में कोई सीट मिली, मुझे टीएमयू मिली या एरा मेडिकल कॉलेज मिली, अब मैंने उस पर एडमिशन ले ली। अब लेटर बाद में मुझे ये बात समझ में आती है, राउंड 2 काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले मुझे ये बात समझ में आती है कि नहीं, ये फीस मेरे लिए अफोर्डेबल नहीं है, मैं इस सीट के साथ कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो मुझे
राउंड 2 काउंसलिंग से पहले अगर मैं छोड़ता हूँ, राउंड 2 काउंसलिंग की जो चॉइस फिलिंग की डेट है, चॉइस फिलिंग की जो स्टार्टिंग चॉइस फिलिंग की डेट है, उससे अगर 3 दिन पहले मैं छोड़ता हूँ तो मुझे फीस वापस कर दी जाएगी, बट मेरी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो मुझे वापस नहीं की जाएगी। सिमिलरली अगर मैं राउंड 2 काउंसलिंग स्टार्ट होने के बाद छोड़ता हूँ तो मेरी 50% ऑफ द फीस जो है वो फॉरफिट हो जाएगी, प्लस जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो भी फॉरफिट हो जाएगी। और अगर मैंने उस सीट को राउंड 3 स्टार्ट होने के बाद छोड़ा तो मेरी पूरी ईयर की जो फीस है जो मैंने दी है, जैसे एदा मेडिकल कॉलेज मुझे मिली है, उसकी रेडियो की मान लेते 40 लाख की फीस है, 40 लाख की, और मुझे ये रियलाइज होता है कि अब जो है ये मैं मॉप अप राउंड के स्टार्ट हो चुकी है और अब मुझे रियलाइज होता है कि मुझे ये छोड़ना है, और अब अगर मैं रिजाइन करता हूँ उस सीट से तो मेरी पूरी ईयर की फीस जो है 40 लाख रुपीज वो चली जाएगी, प्लस सिक्योरिटी अमाउंट चली जाएगी, और गवर्नमेंट के केस में बॉन्ड भी इंपोज हो जाएगी, सो 5 लाख का बॉन्ड लग जाएगा। सो ये जो है वो वहां की रेजिग्नेशन रूल्स है। फीस की बात करें तो फीस के लिए कमेटी बनाई गई है, फीस को लेकर के अभी तक अनाउंसमेंट नहीं की गई है, विल बी अनाउंस्ड लेटर, जल्द से जल्द जो है वो अनाउंसमेंट की जाएगी। अच्छा, आप रिजाइन या एडमिशन, यूपी में आपको कोई सीट मिलती है तो आपको एडमिशन लेने के लिए या रिजाइन करने के लिए नोडल सेंटर पे जाना होता है। नोडल सेंटर क्या है कि एक ऐसा सेंटर प्रोवाइड किया गया है कि पर्टिकुलर जो कुछ कॉलेजेस हैं उनके लिए एक सेंटर है, उस सेंटर पे आपको जाना है, वहीं पे आपको डीडी अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवानी है, डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, और वहीं पे आपको अपनी फीस की डीडी सबमिट करनी है, वहीं पे आपकी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होगी। तो इस तरीके से टोटल 10 नोडल सेंटर्स यूपी में हैं टू कवर ऑल द प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। अब जैसे कि लखनऊ में जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी नोडल सेंटर किंग जॉर्ज है। फॉर एग्जाम्पल मुझे, जैसा मैंने बताया कि एदा मेडिकल कॉलेज लखनऊ मिली, अब मुझे उस पर एडमिशन लेनी होगी। अगर एडमिशन लेनी है तो मुझे किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज जाना पड़ेगा, वहां पे सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे सबमिट करने होंगे, वहीं पे मेरी जो है वो सारी प्रोसेस कंप्लीट होगी, वहीं पे मुझे डीडी देनी होगी, फीस की कंप्लीट डीडी देनी होगी, और वहीं पे मेरी जो एडमिशन प्रोसेस है वो कंप्लीट होगी। सिमिलरली अगर मुझे उस सीट को छोड़ना है, रिजाइन करना है, तो मुझे उसी नोडल सेंटर पे जाकर के रेजिग्नेशन करना होगा, रेजिग्नेशन लेटर देना होगा। सिमिलरली लखनऊ के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उसके लिए केजीएमयू लखनऊ जो है वहां का नोडल सेंटर है। मेरठ के कॉलेजेस के लिए एलएलआरएम मेरठ नोडल सेंटर है। कानपुर के कॉलेजेस के लिए, कानपुर में एक ही कॉलेज है रामा कानपुर, उसके लिए जीएसडीएम कानपुर नोडल सेंटर रखी गई है। बाराबांकी और सीतापुर के कॉलेजेस के लिए आरएमएल लखनऊ रखी गई है। मथुरा के कॉलेजेस और आगरा के कॉलेजेस के लिए, जैसे आगरा एफएच आगरा हो गई, या फिर मथुरा में केडी मथुरा, केएम मथुरा कॉलेजेस हो गए, इनके लिए जो नोडल सेंटर है, इन ये कॉलेजेस अगर किसी स्टूडेंट को मिलती है तो इनको एसएन आगरा जाकर के एडमिशन लेनी होगी। मुरादाबाद या अमरोहा में जो कॉलेजेस हैं उनमें अगर किसी स्टूडेंट को मिलती है, मुरादाबाद मतलब तीर्थंकर महावीर जैन मेडिकल कॉलेज मुरादाबाद, अगर तीर्थंकर में किसी को मिलती है, या फिर अमरोहा वेंकटेश्वरा अमरोहा में किसी को एडमिशन मिलती है, तो उनको तीर्थंकर मेडिकल कॉलेज जाकर के एडमिशन लेनी होगी, ये उनका नोडल सेंटर होगा। सिमिलरली बरेली या शाहजहांपुर में जो कॉलेजेस हैं उनमें अगर किसी को एडमिशन मिलती है तो बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जाकर के उनको एडमिशन लेनी होगी, ये उनका ये जो है ये उनका नोडल सेंटर है। तो इस तरीके से जो है वो पूरी इंफॉर्मेशन इसमें दी गई है। अब अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हो तो ऑलमोस्ट जो है काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपकी ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगी, और बेसिकली यही डिटेल्स जो है वो आपके ब्राउजर में भी आने वाली है कि राउंड 1 काउंसलिंग में क्या फॉर फीचर रूल्स क्या है, राउंड 2 काउंसलिंग के रूल्स क्या है, राउंड 3 काउंसलिंग की क्या रूल्स है, फॉर फीचर क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, ये सारी चीज़ें ही आपके ब्राउजर में आने वाली है। इसके अलावा अगर हम बात करें अभी तक की अपडेट्स की, तो अपडेट्स तो फिलहाल यही है कि कुछ कुछ स्टेट्स की काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी, कुछ कुछ बंद भी हो चुकी, जैसे गुजरात की इससे पहले निकल चुकी, तेलंगाना की एक सीट्स की जो है काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन वो चल रही है, पौंडीचेरी की 2 दिन के लिए जो है एक्सटेंशन की गई थी पौंडीचेरी की फॉर्म फिलअप के लिए, उसे बढ़ा करके 13 तक रखा गया था। सिमिलरली तमिलनाडु की जो है वो रजिस्ट्रेशन चल रही थी। तो ये कुछ स्टेट्स की काउंसलिंग चल रही थी। आगे आने वाले टाइम में अब जो स्टेट्स की जो फॉर्म्स है ना वो कभी भी आ सकती है, ये सारे कुछ जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं इंडिकेशंस हैं कि वो फॉर्म्स जो है वो कभी भी आ सकते हैं। सो आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर रेगुलर विजिट करते रहें, चेक करते रहें, और
उसमें जो है आपको जैसे इन्फॉर्मेशन आती है, नोटिफिकेशन आती है, वो आपको पता लग जाएगी। अदरवाइज आप जो है करियर मीडिया के चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक और चीज़ है कि इस बार की एमसीसी काउंसलिंग में कुछ रूल्स आपको पिछले बार की काउंसलिंग से डिफरेंट देखने को मिलेंगे। कुछ चेंजेस आपको जरूर एमसीसी ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में देखने को मिलेगी। दैट आई विल शेयर इन द नेक्स्ट वीडियो। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम इफ यू वांटेड टू अवेल पेड सर्विसेज फ्रॉम करियर मीडिया, यू हैव माय नंबर फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।